दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी जानकारी आ रही है। शाहीन और मुजम्मिल शकील कार खरीदने गए थे, जानकारी मिल चुकी है। शाहीन और मुजम्मिल शकील की फोटो भी सामने आ गई। तो बता रहे हैं कि शाहीन और मुजम्मिल ने ब्रेजा कार खरीदी थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में ईडी का छापा भी पड़ा। 25 लोकेशन पर अल फलाह यूनिवर्सिटी में ईडी की दबिश लगातार जारी है। तो फिलहाल आपको बता दें कि जैश के नाम पर धमकी भी मिली है। दिल्ली में हमास जैसे हमले की साजिश रची जा रही थी। साकेत और रोहिणी कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। तो फिलहाल आपको बता दें कि जैश मोहम्मद की धमकी के बाद लगातार बिलाल का खुलासा देखने को मिला। हमास की तर्ज पर धमाके की प्लानिंग चल रही थी। डॉक्टर डेथ का ऑपरेशन हमास का खुलासा हुआ है। डॉक्टर डेथ के नाम से आपको बता दें कि ऑपरेशन का खुलासा हुआ। दिल्ली के 4 कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई थी। साकेत और रोहिणी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पटियाला हाउस और 30 हजारी कोर्ट को भी धमकी मिली है। 2 सीआरपीएफ स्कूलों को भी उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद स्कूल परिसर को और कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया है। लगातार जांच पड़ताल चल रही है। सुरक्षा एजेंसीज नजर बनाई हुई हैं। पुलिस ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। और आपको यह भी बता रहे हैं कि जैश के जितने भी आतंकी मॉड्यूल है वो लगातार दिल्ली की तरफ नजर बनाए हुए हैं और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने उनको रोका। तो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि ऑपरेशन हमास का खुलासा जो है वो यहां पर देखने को मिला है। हमास के तौर पर यहां पर लगातार हमले करने की जो कोशिश थी वो हो रही थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, आपको बताते चले दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी जानकारी है ये। तो शाहीन और मुजम्मिल शकील कार खरीदने गए थे, ये भी जानकारी फिलहाल अब तक सामने आई है। शाहीन और मुजम्मिल शकील की फोटो जो है वो फिलहाल अब सामने आ चुकी है। तस्वीरें आप देखिए, शाहीन और मुजम्मिल ने ब्रेजा कार खरीदी थी। क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंकियों का जो अड्डा बनती हुई नजर आ रही है, उसके साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि स्थिति बेहद ज्यादा गंभीर है। सागर कुमार लगातार बने हैं, कमांडर भूषण दीवान जी हैं, स्वागत है आपका। रक्षा विशेषज्ञ हैं और पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अरविंद कुमार जैन साहब। सबसे पहले मैं सागर आप ही के पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से हमास मॉड्यूल का जिक्र यहां पर किया जा रहा है कि हमास के तौर पर हमले करने की प्लानिंग यहां पर चल रही थी, और आज ही जानकारी ये सामने आई कि कई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भी अब दे दी गई है। क्या अपडेट आपके पास है? पूरी तरह से कोई ज्यादा दिन नहीं हुए और उसके ठीक बाद जिस तरह से दिल्ली के ये बड़े कोर्ट है और मंगलवार का दिन है, खचाखच ये कोर्ट जो हैं वो भरे रहते हैं, चाहे वो दिल्ली का रोहिणी कोर्ट हो, कड़कड़डूमा कोर्ट हो और पटियाला कोर्ट। पटियाला कोर्ट यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी पर है। हालांकि बीच में यहाँ पर जैसे ये मेल आया जैश मोहम्मद की तरफ से कि इस कोर्ट को, ये जो 3 दिल्ली के कोर्ट हैं इनको उड़ाने का जो मेल था वो आया, उसके बाद से ही जो जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां थी वो तुरंत वहां पर पहुंचती हैं, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ कोर्ट के अंदर थी। उनको सबको बाहर निकाला गया, लेकिन अभी तक जो है वो ऐसी कोई बॉम्ब का कुछ मिला नहीं है। लेकिन फिर भी पूरी तरह से जो स्निफर डॉग्स हैं, चाहे बॉम्ब डिटेक्शन टीम जो है वो अंदर छानबीन कर रही है। तो एक के बाद एक जिस तरह का फरीदाबाद का जो मॉड्यूल कनेक्शन था वो कश्मीर तक के जाकर अटैच हो रहा है, और अब दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक जिस तरह से ये कई सीआरपीएफ के जो स्कूल हैं उनको भी धमकी मिली है कोर्ट के साथ साथ यहाँ पर। प्रद्युमन, ठीक है, कहीं ना कहीं धमकी जो है वो यहाँ पर लगातार दी जा रही है। पूर्व डीजीपी साहब बने हुए हैं अरविंद कुमार जी, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ तो पहले धमाका हुआ, उसके बाद अब धमकी देने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ। जानकारी ये भी है कि हमास के तौर पर ये लोग हमला करने की साजिश सोच रहे थे। कितने बड़े पैमाने पर इसको लिया जाए? अभी देखिए खबरें आ रही हैं, कहां तक इसमें वो सफल थे कि ड्रोन्स को मॉडिफाई कर सकें, रॉकेट अटैक कर सकें, कोई बहुत आसान नहीं है। जो पकड़ा गया है कल जसीर बिलाल, इसके इंटरोगेशन में बहुत सी बातें निकलकर सामने आएंगी कि क्या क्या इनकी प्रिपरेशन हो चुकी थी, क्या होनी शेष थी। पर जो भी है, मतलब बहुत गंभीर प्रकरण है, और गंभीरता इसकी बढ़ गई है दिल्ली ब्लास्ट की, और इसको बहुत कॉशियसली डील करना होगा एनआईए को, चाहे आईबी को, चाहे जो स्टेट की पुलिस फोर्सेस हैं, एटीएस है, कि अगर इस टाइप के नापाक इरादे थे कि ये हमास स्टाइल में जो मिडल ईस्ट में जिस प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं उस तरीके से ये दहलाना चाहते थे, तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एक एक करके सबसे पूछताछ हो रही है। यूपी की एटीएस भी लगी हुई है, दर्जनों स्थानों पे छापे पड़े हैं।
यहाँ पर भी सब उसको उनका रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। परवेज और शाहीन के संपर्क में कौन कौन थे वो सब देखे जा रहे हैं। शाहीन को सुना जिम्मा मिला था महिला फिदाइन भर्ती करने का, यंग लड़कियां 14 से 18 साल की या विडोज को, मुस्लिम विडोज को, कि उनको ब्रेन वॉश करके उनको फिदाइन हमले के लिए तैयार किया जा सके। तो सब जो भी निकल के फैक्ट्स आ रहे हैं बहुत गंभीर हैं और देश की सुरक्षा से सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए सब चौकन्ने हैं। सारी एजेंसीज लगी हुई हैं, सारे पुलिस फोर्सेस लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कहीं पर भी ये हरकत कर सकते हैं। तो अब ये कोर्ट्स की धमकी आई है, सीआरपीएफ के स्कूल्स को धमकी दी गई है, वेरिफिकेशन करना होगा। कहीं ना कहीं बिल्कुल वेरिफिकेशन यहाँ पर जरूर होगा। सर मैं तुरंत आपके पास लौटता हूँ, कमांडर भूषण जी बने हुए हैं। भूषण जी, क्योंकि देखिए इससे पहले भी जिस तरीके से धमकी दी गई, लेकिन अब थोड़ा सा मॉड्यूल चेंज हुआ है। पहले टारगेट जम्मू कश्मीर रहता था, अब टारगेट दिल्ली कर दिया गया है। किस तरीके से ये लोग कोशिश कर रहे हैं? प्रद्युमन जी, हमास जो है गाजा में बैकफुट पे आ गया है इजराइल के ऑपरेशन से। उनका फुटप्रिंट पूरा साउथ एशिया में और खासकर पाकिस्तान में काबिज हो रहा है, और ये वही काम किया जाने का प्लान था। ड्रोन से अटैक क्राउडेड एरियाज में, रॉकेट अटैक क्राउडेड एरियाज में, सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन्स क्राउडेड एरियाज में, जो सीरिया में हुआ है, जो आईएस ने इराक में किया है, इजराइल में, अफगानिस्तान में किया है। ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। बड़ी अच्छी बात है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस चीज को भारी अंजाम तक पहुंचाने के पहले सबको पकड़ लिया है जी। पर हमारे ऊपर आम नागरिक के लिए भी, हर पूरी सोसाइटी के हर आम आवाम के लिए भी कमर कसने की जरूरत बहुत बढ़ गई है। हम हमेशा कहते हैं इजराइल इतना महान देश है, छोटा सा देश होने के बावजूद, चारों तरफ घिरा हुआ होने के बावजूद अपने को मजबूत रखे हुए है। हमने भी, भारत आवाम ने भी ऐसा ही करना पड़ेगा। हर जगह पुलिस, हर जगह इंटेलिजेंस एजेंसीज, आर्मी नहीं पहुंच सकती, तो ये हम नहीं करेंगे, चौकन्ने नहीं रहेंगे और हर चीज हम छोड़ देंगे सरकार पे, तो चलेगा नहीं। खतरा बहुत बढ़ चुका है। जैश ए मोहम्मद, एलईटी, इन सबकी फुटप्रिंट जो है बांग्लादेश तक भी आ रही है, और कश्मीर में तो बुरी तरह से पांव फैला रहे हैं ये लोग। और जो आप पूछ रहे हैं, ये दिल्ली एक है, ये तो अयोध्या में था, मंदिरों, बड़े बड़े मंदिरों में तबाही करने का प्लान था। और आपको तो पता है सरकार ने अलर्ट जारी किया है कि बॉम्बे को भी अलर्ट पे रखा है और कई शहरों को अलर्ट पे रखा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये चीज पकड़ी गई, और एक छोटे से धमाके से ही जो हाल ही उससे 15 आदमी मर गए, छोटा सा नहीं, अफसोस की बात है, पर हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज सामने उभर के आया है। और हमने मूल चूट बदलाव लाने हमारे पुलिसिंग में, इन्वेस्टिगेशन में, कोर्ट में, और जो घुसपैठी है, स्लीपर सेल जो है मेन, जो सपोर्ट करते हैं, जो इस चीज को, उसको हम बाहर निकालने के लिए, एक्सपेल करने के लिए, जो रोहिंग्या हैं या जो भी बांग्लादेश से हैं या कहीं से हैं, ये बहुत भारी खतरे की घंटी हमारे लिए है, और बहुत मजबूती से कमर कस के हम सबको काम करना पड़ेगा। ठीक है अरविंद जी, क्योंकि देखिए अब तो आप पूर्व डीजीपी भी रहे हैं, अच्छा खासा आपका अनुभव है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि जब इस तरीके की धमकियाँ आती हैं तो पुलिस, खास तौर पर सुरक्षा एजेंसीज को हटा के हम बात करते हैं, क्योंकि पुलिस की रूपरेखा ज़्यादा रहती है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर उपस्थिति ज़्यादा होती है। हर गाड़ी को चेक करना मुश्किल है, कौन अंदर बाहर जा रहा है उसको चेक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि संख्या कोर्ट के बाहर या भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ज़्यादा रहती है। पुलिस का रोड मैप किस तरीके से देखने को मिलता है जब इस तरीके की धमकियाँ लगातार आती है? देखिए, सबसे अच्छी इंटेलिजेंस थाना पुलिस को ही मिलती है। थाना पुलिस में यदि सक्रियता है, अपने क्षेत्र पे निगाह रखे हुए हैं, कौन फर्जी पते से सिम खरीद रहा है, कौन नया किराएदार आया है जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हैं, कौन किस होटल में रुका हुआ है जी। ये सब सूचनाएं मिलती रहती हैं पुलिस को, क्योंकि उनका लोकल लोगों से बहुत बड़े पैमाने पे संपर्क रहता है। जैसे कि नौगाम की पुलिस ने श्रीनगर में किया, पोस्टर चिपकाने वाले को ट्रेस किया सीसीटीवी से, डॉक्टर आदिल तक पहुंचे, डॉक्टर आदिल से पहुंचकर सारा ये पूरा मॉड्यूल बस्ट हुआ। तो इंटेलिजेंस हमें थाना स्तर पे बहुत मजबूत करनी होगी, थाना स्तर को बिल्कुल अलर्ट करना होगा। छोटे छोटे एंटी टेररिस्ट स्क्वाड हर थाने में बनाने होंगे, कई प्रदेशों में बन चुके हैं। 5-6 लोगों की डेडिकेटेड टीम थाने में रहे, जिनका काम केवल यही है कि वो इंटेलिजेंस कलेक्ट करें, कौन बिना नंबर की मोटरसाइकिल से, कौन बिना नंबर की कार से घूम रहा है, किसमें 3-3 संदिग्ध लोग घूम रहे हैं,
इनका कोई आता पता नहीं है। ये सब चीज़ें जो हैं यही पता लगाते घूमते रहें और ट्रेस करते रहें, सब हार्ड इंटेलिजेंस स्वतः मिल जाएगी। बाकी तो खैर एनआईए है, आईबी है, एटीएस है और सब यूनिट्स हैं, वो सब अपना काम कर ही रही हैं, वो भी इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रही हैं। तो ये ऐसा किया जाना मेरा मानना है, और इसके लिए जरूरी होगा कि हर प्रदेश की पुलिस में जो रिक्तियां कहीं ना कहीं बहुत जरूरी मामला जो है, इस पर आवाज उठानी भी चाहिए। चलिए, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं अब एक तरफ तो आतंकी मॉड्यूल जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ अरविंद जी, क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी का भी नाम यहाँ पर सामने आता है कि आतंक का अड्डा वहां पर बनाया गया है, वहीं से ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरीके से बम बनाने हैं, क्या कुछ करना है, ये तमाम आरोप लग रहे हैं। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटीज पर किस तरीके से नजर रखी जानी चाहिए? ये तो बहुत गंभीर मामला है। जिस तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, जिस प्रकार मौजूदा समय के डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, और जो एक्स स्टूडेंट्स हैं वो भी सुना जहां जहां फैले हुए हैं, वो भी इन कार्यों में सहयोग कर रहे थे। इसमें अनियमितताओं का पूरा अड्डा है। ये पहले क्यों नहीं निगाह में आया हरियाणा पुलिस के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के? ये थोड़ी आश्चर्य की बात है। कोई भी इसमें स्टेप नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ईडी की इंक्वायरी ऑर्डर की गई है उसके फिनांसिस में, पर और भी पूरा इसको देखा जाना चाहिए। शाहीन और उमर और मुजम्मिल और आदिल और इन सब के संपर्क में कौन कौन स्टूडेंट्स थे, कौन कौन बाहर के डॉक्टर्स थे, सब खंगाला जा रहा है। ये किया जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है सर, मैं आता हूँ अरविंद जी और कमांडर भूषण जी, क्योंकि देखिए अब पहले ये कहा जाता था कि अनपढ़ लोग हैं जो इस तरीके की चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं, लेकिन अब तो पढ़े लिखे जो डॉक्टर हैं वो भी इस आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा बन रहे हैं। ये स्वाभाविक है कि इनके साथ और भी लोग जुड़े होंगे, और न जाने कितने डॉक्टर्स हैं जिनका इन्होंने ब्रेन वॉश किया होगा। अब उससे बचना कितना खतरनाक हो सकता है? ये ज्यादा गहरा चैलेंज है। आप समझें हमास ने क्या कहा, इतना ही कहना काफी है मेरे लिए। हमास ने क्या कहा? भूषण जी, अब अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। प्रद्युमन जी, जो हमास ने क्या कहा कि ज्यूज को रहने का हक नहीं, कहीं ना कहीं ये मानसिकता कि काफिर की जान ले ली जाए जी, ये मानसिकता बढ़ती जा रही है। तो हमको मूल चूल अगर ग्राउंड पे जाना है, क्या कारण है, ये क्यों बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है? मदरसों में बढ़ रही है, मस्जिदों में बढ़ रही है, कहाँ बढ़ रही है? क्योंकि इनको रेडिकलाइज हो गया। क्यों हो गया? उसमें नंबर 1। नंबर 2, इतने जो स्लीपर सेल हैं, अभी डीजीपी साहब ने कहा कि पूरी इंटेलिजेंस रहती है, और मैं कहना चाहूंगा डीजीपी साहब तो मेरे से ज्यादा इस चीज को समझते होंगे, बताते होंगे कि पुलिस रिफॉर्म्स कितनी कमेटियां बैठी हैं, पुलिस के पास कितना बैंडविड्थ नहीं है, इतना काम रहता है, वीआईपी सिक्योरिटी और बंदोबस्त, ये बंदोबस्त, तो कहीं ना कहीं चूक होने के चांस बढ़ जाते हैं। और तीसरी बात, अभी हमने स्लीपर सेल खत्म करने हैं, तो जो हमारी कोर्ट की प्रोसीजर है, खाली 3000 इलीगल रोहिंग्या वगैरह जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, घुसपैठिए, खाली 3000 चिन्हित किए गए हैं। उनको भगाते कितना टाइम लग जाएगा? और चौथी बात, ये जो पकड़े गए हैं टेरर मॉड्यूल में ये डॉक्टर्स, तो ये आप देखिए कितने साल लग जाएंगे इनको सजा मिलने में। तो आप और बात कहते हैं कि अभी तो आप छोटे मोटे गरीब लोग जुड़े होते थे, अब तो पढ़े लिखे लोग डॉक्टर जुड़ रहे हैं। सलमान रश्दी किताब में आप पढ़िए क्या कहा था 20, 25, 30 साल पहले उसने। क्या ये मानसिकता वो है? कितने पढ़ लिख जाएं, कितने बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, साइंटिस्ट बन जाएं, ये मानसिकता कि काफिर की जान ले लो, खुराफात करो, ये खत्म नहीं हो रही। तो इन चीजों में अगर हम ध्यान नहीं देंगे, स्पष्टवादी नहीं बनेंगे, तो ये हमेशा चलती रहेगा। ये क्राइम, ये खाली क्राइम नहीं है, ये टेरर है। और टेरर कहाँ से हो रहा है? दुनिया भर से, कतार से, टर्की से, हमास से उनको सिखाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। तो इसको हमने जड़ तक जाना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं बिल्कुल जड़ तक जाने की और कोशिश भी है, जब इस तरीके के हमले जो है वो रोके जा सकते हैं। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर अल फलाह के साथ साथ हर तरफ पुलिस की इस वक्त पैनी नजर है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।